हेलो फ्रेंड, मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रज़िया सुल्तान के विषय में देखेंगे कि रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका किस प्रकार से बनी और तुर्क सरदारों ने षड्यंत्र के द्वारा उसको किस प्रकार से अपदस्थ किया और उसकी हत्या की। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी नासरुद्दीन महमूद को घोषित किया था। नासरुद्दीन महमूद को घोषित किया था, किंतु 1229 में इसकी मृत्यु हो जाती है। असामयिक मृत्यु हो गई, 1229 में मृत्यु हो गई और इसी के कब्र पर 1231 में इसने मकबरा बनवाया और इसका नाम सुल्तानगढ़ी नामक इसने मकबरा बनवाया और उस मकबरे में इस प्रकार से गुंबद बनवाए। गुंबद तो इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिएगा, कई बार पूछा गया है कि मकबरा निर्माण शैली का जनक किसको कहा जाता है। तो मकबरा निर्माण शैली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसने अपने पुत्र नासरुद्दीन की कब्र पर 1231 में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का निर्माण करवाया और इसमें गुंबद बनवाया। तो इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जनक और गुंबद निर्माण शैली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, और जो पुत्र थे इल्तुतमिश के वो योग्य नहीं थे, इसलिए इल्तुतमिश ने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और सिक्कों पर रज़िया का नाम भी अंकित करवाया। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक फैक्टर काम करेगा। इल्तुतमिश ने जो 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन जिसको चालीसा कहा गया, तुर्कान चालीसा, इसलिए स्थापित किए थे कि राजा की मृत्यु के बाद, सुल्तान की मृत्यु के बाद अगले राजा का चुनाव यही लोग करेंगे। ठीक है। तो ये इनकी मंत्रिपरिषद थी एक प्रकार से। जो 40 गुलाम सरदार थे जिनको तुर्क गुलाम सरदार कहा गया, ये एक काम करेंगे यहाँ पर। इल्तुतमिश के समय तक तो ये ठीक ठाक काम करते रहे, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और इनका काम यही है कि जो लोग योग्य रहेंगे उनको ये लोग शासन सत्ता से दूर रखने का प्रयास करेंगे, अयोग्यों को सुल्तान बनाएंगे और शक्तियाँ पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेंगे और योग्य जो रहेंगे उसको षड्यंत्र के द्वारा गद्दी से हटाने, उसको मरवाने का ये लोग काम करेंगे। ये किसका काम है? तुर्क गुलाम सरदारों का काम है। तो देखिए, रज़िया योग्य थी, इसलिए तुर्क गुलाम सरदारों ने रज़िया को गद्दी पर नहीं बैठाया, बल्कि किसको बैठा दिया? रुकनुद्दीन फिरोज को। ठीक है। क्यों बैठाया? देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज ये देखने में तो सुंदर था और हमने पढ़ाया था इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश भी बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान भी था और एक समय ऐसा था कि वह पूरी गजनी बाज़ार को, जो दासों का बाज़ार हुआ करता था, पूरे बाज़ार को अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमानी के दम पर पूरे गजनी मार्केट को अपनी ओर आकर्षित किए हुए था। और कुतुबुद्दीन ऐबक इतना प्रभावित था उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी से कि वह उसे दिल्ली ला कर के खरीद लिया इल्तुतमिश को और अपनी पुत्री का विवाह भी उससे करवा दिया। तो इल्तुतमिश ने अपनी सुंदरता का उपयोग सही दिशा में किया, इसलिए वो सफल रहा। लेकिन ये रुकनुद्दीन फिरोज सुंदर है, लेकिन यह अपनी सुंदरता का उपयोग गलत डायरेक्शन में करेगा, इसलिए ये असफल रहेगा। इसने देखिएगा क्या किया, ये सुरा और सुंदरियों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। शासन के कार्यों में इसकी कोई रुचि रुझान नहीं थी, इसलिए इतिहासकारों ने इसको विलास प्रेमी जीव कहा। इसको रोज़ नई नई सुंदरियों का नाश्ता चाहिए था। शासन कार्यों में कोई इसकी रुचि और रुझान नहीं थी और सुरा सुंदरियों में मस्त रहने वाला एक विलास प्रेमी जीव था। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तरवर्ती मुग़ल सम्राटों में मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है,
क्योंकि वो भी इसी तरह से सुरा और सुंदरियों में मस्त रहने वाला व्यक्ति था। शासन कार्यों में कोई उसकी रुचि नहीं थी। ठीक है, जब शासन कार्यों में रुकनुद्दीन की कोई रुचि नहीं थी तो शासन कार्य कौन देख रहा था? तो शासन कार्य उसकी माँ देख रही थी, जिसका नाम था शाह तुर्कान, और यह एक तुर्की दासी थी। तुर्की दासी। अभी तक तो देखिए दास शासन कर रहे थे, अब ये तुर्की दासी भी हो गई। लेकिन ये भी बड़ी घमंडी टाइप की व्यक्ति थी। तो दोनों के अत्याचारों से पूरे राज्य में विद्रोह होने लगे। जो सामंत थे, जो प्रांतीय इक़्तिदार थे, जो गवर्नर थे, सारे लोग विद्रोह कर दिए। एक तरह से विद्रोह की ज्वाला पूरे राज्य में फूट गई। और उस विद्रोह को दबाने के लिए ज्यों ही रुकनुद्दीन फ़िरोज़ यहाँ दिल्ली से यानी राजधानी से ये बाहर जाता है, रजिया ने लाल वस्त्र पहन करके जनता से न्याय की मांग कर दी। क्योंकि हमने बताया था कि इल्तुतमिश के समय जिसको न्याय की आवश्यकता होती थी उसको लाल वस्त्र धारण करना होता था। लाल वस्त्र पहन करके ही न्याय के मांग की परंपरा थी। तो रजिया ने क्या किया? लाल वस्त्र पहना, जुमा का दिन था, मस्जिद के सामने जा कर के खड़ी हो गई। लोग नमाज पढ़ करके इकट्ठा हो रहे थे, तो वहाँ पर रजिया ने लोगों को बताया, क्या बताया कि ये शाह तुर्कान और फ़िरोज़ के अत्याचारों से पूरे देश में किस प्रकार से अव्यवस्था फैली है, उस अव्यवस्था का उसने जिक्र किया और जनता को ये विश्वास दिलाया कि अगर आप लोग हमें सिंहासन पर बैठाते हैं तो समाज में, राज्य में हम शांति और व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेंगे और किसी भी व्यक्ति के बहू बेटियों के इज्जत को पामाल नहीं होने दिया जाएगा। इसने ये उल्लेख किया कि मेरे बाप ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, इसलिए सुल्तान बनने का हक मेरा था, न कि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का। तो जनता उसके भाषण को सुनकर के इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गई। उस उत्तेजना में उसने क्या किया? देखिए, शाह तुर्कान के महल को घेर लिया, इधर आक्रमण कर दी, अटैक कर दी इसके महल पर। शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया। यहाँ पर शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ सुनते हैं कि यहाँ पर इस तरह से मैटर हो गया, तो ये भी राजधानी में आने का प्रयास, यानी आते हैं, तो इनको भी, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को भी जनता ने क्या किया? बंदी बना लिया और इनका मर्डर कर दिया गया। तो इस प्रकार से इस रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की कहानी समाप्त होती है और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान बनती है। यह पहला मौका था। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यह पहला मौका था जब उत्तराधिकार के प्रश्न पर जनता ने निर्णय लिया। दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया उत्तराधिकार के प्रश्न पर, और यह रजिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अब देखिए क्या हुआ, रजिया सुल्तान बन गई। उसके बाद इसने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया, शासन व्यवस्था का, प्रशासन का पुनर्गठन किया और उसने कुछ अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। पर्दा प्रथा को उसने छोड़ दिया, पर्दा प्रथा का त्याग करके कुब्बा और कुलाह पहन करके खुले दरबार में, यानी कि मर्दाना वेश में, तुर्क गुलाम सरदारों के सामने सीना तान करके बैठने लगी। ठीक है, कुब्बा क्या होता है? जो सऊदी अरब के शाह लोग पहनते हैं, यहाँ से लेकर के पूरे पैर तक का ये कुर्ता, वो कुब्बा होता है। और कुलाह इस तरह से ये टोपी होती है ऊंची वाली, उसको कुलाह कहा जाता है। जिस तरह से नहीं कहीं देखे होंगे कि जोकर वोकर लगाते हैं, तो उसी टाइप का कुलाह होता था। और मध्य युग में देखिए, एक औरत के लिए पर्दा प्रथा का त्याग करना ये बहुत बड़ी बात थी एक मुस्लिम धर्म के लिए। मध्य युग चल रहा है, आज का युग नहीं है, ये मध्य युग है। और मध्य युग में एक औरत के लिए, वो भी मुस्लिम औरत के लिए, पर्दा प्रथा को त्यागना ये बहुत बड़ी बात थी। वो बुर्का उर्का उतार करके फेंक दी। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, तुर्क सरदार ये उससे ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे। और दूसरा कारण ये था कि रजिया गैर तुर्क सरदारों को महत्व देने लगी।
गैर तुर्क सरदारों को महत्व देने लगी। एक नाम आएगा, देखिए, जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत। याकूत अबिसिनिया का रहने वाला था। अबिसिनिया देखिए क्या होता है, यहाँ अफ्रीका है, इस प्रकार से अफ्रीका की सींग होती है। ये सोमालिया, इधर इथोपिया, ये पूरा सोमालिया है, ये इथोपिया, जिबूती, 3 देश होते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका में। तो ये इथोपिया का रहने वाला था। इथोपिया को अबिसिनिया भी कहा जाता है, अबिसिनिया, ठीक है, इथोपिया। तो ये कैसा था, अफ्रीका का था, निग्रो, पूरा ब्लैक डायमंड, ठीक है। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि याकूत का रजिया से प्रेम प्रसंग था, प्रेम संबंध की बात करते हैं, क्योंकि रजिया जब घोड़े पर चढ़ती थी, उसको घोड़े पर चढ़ना होता था, तो इस तरह से याकूत अपनी पीठ उसके आगे करता था और उस पीठ का सहारा ऐसे दे करके हाथ से रजिया घोड़े पर सवार होती थी, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का ये कहना है कि रजिया को हाथ कोई भी दे सकता था, तो यह कार्य कोई भी कर सकता था। कोई ज़रूरी नहीं है कि याकूत का ही हाथ, याकूत का ही पीठ उसके हाथ में टच होगा तभी वो घोड़े पर चढ़ पाएंगी। और यह कार्य कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता था, तो उसको केवल याकूत ही क्यों करता था। तो विद्वानों का ये कहना है कि रजिया का इससे कुछ न कुछ कनेक्शन ज़रूर था, ठीक है। तो जो भी रहा हो, तो रजिया ने क्या किया, इस तुर्क गुलाम सरदारों को शासन सत्ता के अधीन लाने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए गैर तुर्क सरदारों को महत्व देना शुरू किया, जिससे ये तुर्क गुलाम सरदार और भी इससे रुष्ट हो गए, ठीक है। याकूत था, इसको अमीर आखुर का पद दे दिया, अश्वशाला का प्रधान। घोड़ा जो हुआ करते थे उस समय, घोड़े की भूमिका ही युद्ध में महत्वपूर्ण हुआ करती थी, तो इसको अस्तंबल का प्रधान बना दिया गया याकूत को, जो उस समय एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। तो अब देखिए क्या करने लगे ये तुर्क गुलाम सरदार, ये सोचने लगे कि किसी भी प्रकार से रजिया को साफ़ किया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो सोच रहे हैं कि दिल्ली में रजिया की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ही सपोर्ट किया है इसको, और ये उन्हीं के सपोर्ट से सुल्तान बनी है। और दिल्ली में रजिया बहुत ज़्यादा चाक चौबंद है, तो इसलिए रजिया को दिल्ली में हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव भी है। तो तुर्क सरदारों ने यह षड्यंत्र किया कि किसी भी प्रकार से रजिया को राजधानी से बाहर ले आया जाए, और जब बाहर ये आती हैं वहीं पर इनकी हत्या कर दी जाए, ठीक है। तो भटिंडा के इक़्तिदार अल्तूनिया ने तुर्क गुलाम सरदारों का सपोर्ट पा करके, इन्हीं के इशारे पर इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। भटिंडा के इक़्तिदार अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया 1240 में, विद्रोह 1240 ईस्वी में इसमें विद्रोह कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया राजधानी से बाहर आई। विद्रोह हो गया तो उसको दबाने के लिए इनको निकलना ही पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर तुर्क गुलाम सरदारों की दाल अब गलेगी। तुर्क गुलाम सरदारों ने क्या किया, जलालुद्दीन याकूत जो था, जो उसका बॉयफ्रेंड था एक तरीके से कह लीजिए, इसको कहा, जलालुद्दीन याकूत को तुर्क गुलाम सरदारों ने कहा कि अब तेरा क्या होगा कालिया, ठीक है। और जलालुद्दीन याकूत को तुर्क गुलाम सरदारों ने साफ़ कर दिया। याकूत हो गया साफ़ और रजिया हो गई हाफ। क्या हो गई, रजिया हो गई हाफ। इधर से देखिएगा रजिया का कनेक्शन जो था वो कट गया, याकूत से रजिया का कनेक्शन कट गया। अब रजिया ने अल्तूनिया का सिलेक्शन कर लिया, यानी एक तरफ से कनेक्शन समाप्त याकूत से रजिया का, और दूसरे तरफ अल्तूनिया से सिलेक्शन शुरू,
ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जब राजधानी छोड़कर के रजिया विद्रोह को दबाने के लिए बाहर निकली तो तुर्क गुलाम सरदारों ने जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी और रजिया को भटिंडा के किले में बंदी बना लिया गया। और एक काम और हुआ, इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, यहाँ 3 चीज़ें हो रही हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हमने कहा 1240 ईस्वी में भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए रजिया राजधानी से बाहर निकली। तुर्क गुलाम सरदारों ने जलालुद्दीन याकूत का मर्डर करवा दिया, रजिया को बंदी बना लिया और ये इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का, ये तो बेचारे साफ हो गए, रजिया और अल्तुनिया बचे। इन दोनों का क्या हुआ? अल्तुनिया सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि विद्रोह हमने किया, अगर हारते तो बेइज्जती मेरी होती और अगर मारे गए होते तो जान मेरी जाती, और इसमें हमको कुछ लाभ नहीं मिला। और लाभ यानी कि सुल्तान बन गया कौन? बहराम शाह। गुलाम सरदारों ने सुल्तान बहराम शाह को बना दिया। और रजिया क्या सोच रही है? रजिया ये सोच रही है कि अगर हम अल्तुनिया के साथ विवाह कर लेते हैं तो दिल्ली का सिंहासन एक बार पुनः हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये अल्तुनिया सोच रहा है कि अगर हम इससे शादी कर लेंगे तो हम लोग राजा रानी बन जाएंगे, हमारे पद में, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए शादी की तैयारी होने लगी। बजा बैंड बाजा, डोली लेके आजा, तुम मेरी रानी मैं तेरा राजा। तो इस तरह से दोनों ने क्या किया? शादी कर लिया। ठीक है, शादी कर लिया, अल्तुनिया और रजिया दोनों शादी कर लिए। और शादी करने के बाद ये पुनः राजधानी की ओर लौट रहे थे कि हरियाणा में स्थान पड़ता है कैथल। यहाँ देखिए हरियाणा में कैथल होता है और उसी कैथल नामक स्थान के समीप ये तुर्क गुलाम सरदारों ने क्या किया? रजिया और अल्तुनिया दोनों का मर्डर करवा दिया। इस तरह से तीनों की कहानी यहाँ पर, याकूत भी मारे गए, रजिया का भी मर्डर हुआ, अल्तुनिया का भी मर्डर हुआ। तो क्योंकि ये देखिए तुर्क गुलाम सरदार क्या चाह रहे थे, अगर इनमें से कोई भी सुल्तान बनता तो वो उनको अपने इशारे पर नचा नहीं पाते। ठीक है, इसलिए तुर्क गुलाम सरदार न तो याकूत को चाहते थे, न तो अल्तुनिया को चाहते थे और न ही रजिया को चाहते थे, क्योंकि ये लोग योग्य थे और इनको करना क्या था? अयोग्य को गद्दी पर बैठाकर शासन व्यवस्था का कंट्रोल अपने हाथ में करना था। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया? हत्या कर दी। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि रजिया की असफलता का सबसे मुख्य कारण, ठीक है, सबसे मुख्य कारण देखिएगा उसका स्त्री होना नहीं। रजिया की असफलता का सबसे मुख्य कारण क्या है? उसका स्त्री होना नहीं। कई बार ये क्वेश्चन आया है, स्त्री होना नहीं बल्कि क्या है? तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा है। तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा। रजिया के असफलता का सबसे मुख्य कारण हमने कहा उसका स्त्री होना नहीं है। अगर उसका स्त्री होना तब हम मान सकते थे कि जब वह मर्दाना वेश में पुरुषों की तरह से व्यवहार न करती, पर्दा प्रथा को न छोड़ती, मर्दाना वेश पहन करके खुले दरबार में न बैठती। ठीक है, तब हम कह सकते थे कि उसके वह स्त्री होने के नाते असफल हुई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या? इन तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा के कारण रजिया जो होती है असफल होती है। ठीक है, लेकिन अगर ये आए, लेकिन स्त्री होना भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि रजिया के अंदर वो सारे गुण थे जो पुरुषों के अंदर पाए जाते हैं, पुरुषों में होते हैं, लेकिन वह इस नाते असफल हुई क्योंकि वह एक स्त्री थी। ठीक है,
तो रजिया की असफलता का सबसे मुख्य कारण जो है उसका स्त्री होना नहीं बल्कि तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा होती है। ठीक है, मोइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठ गए। इसके बाद देखिएगा इन्होंने एक पद सृजित किया नाइब मुमलिकत का। नाइब मुमलिकत का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ करता था और सुल्तान के सारे अधिकार उस नाइब मुमलिकत के पास होते थे। और नाइब मुमलिकत होता कौन था? इसी गुलाम सरदारों में से कोई व्यक्ति उस पद को धारण करता था। ठीक है, उसके बाद फिर आए अलाउद्दीन मसूद शाह। ये भी, इनके पास भी कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, ये लोग लिए हुए थे नाइब के रूप में। उसके बाद आते हैं नासरुद्दीन महमूद शाह। नासरुद्दीन महमूद शाह जो हैं ये विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए इनका जो रुचि और रुझान था प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों में नहीं हुआ करता था। ये 5 बार नमाज पढ़ते थे, कुरान की नकल करते थे और टोपियाँ सिलते थे, उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। टोपी माने मुस्लिम धर्म के लोग जो लगाते हैं टोपी, वही ये सिलते थे। और इन्हीं के समय में बलबन का उत्कर्ष होता है। इन्होंने देखा कि हमारे पीछे आने वाले 4 सुल्तानों की हत्या कर दी गई, जिन्होंने इस तुर्क गुलाम सरदारों की शक्ति से खेला, सारे लोगों की हत्या कर दी गई। तो इन्होंने कहा कि भैया हमको अब इस तरह से जान नहीं देना है और ले जाएं, शक्ति के लिए अगर मर्डर कर रहे हैं तो हम शक्ति अपने आप दे रहे हैं। उस समय देखिएगा इस तुर्क गुलाम सरदारों में सबसे महत्वपूर्ण लीडर जो था, सबसे महत्वपूर्ण नेता, सबसे महत्वपूर्ण सरदार, वह बलबन था। कौन था? बलबन था। और इसी बलबन के हाथ में इन्होंने पूरी शक्तियां दे दी थी, एक नाइब के रूप में। किस रूप में था? काम कर रहा था नाइब। हमने कहा ना नाइब मुमलिकत का पद सृजित किया था, तो बलबन नाइब के रूप में कार्य कर रहा था, इनकी सारी शक्तियों का उपभोग कर रहा था ये। ठीक है, और इसी के समय में इसका उत्कर्ष हुआ। और ये कहा जाता है कि बीमारी के कारण, कुछ विद्वान कहते हैं कि नासरुद्दीन महमूद की बीमारी के कारण मृत्यु हुई, और कुछ लोग कहते हैं कि बलबन ने इसको मरवा दिया था जहर दे करके। अब जो भी रहा हो, तो इनकी मृत्यु के बाद ये बलबन सिंहासन पर बैठेगा। अब देखिए बलबन सिंहासन पर बैठेगा तो पहला निशाना इन्हीं को लगाएगा। किसको लगाएगा? पहली तीर इन्हीं के ऊपर चलाएगा, क्योंकि इन तुर्क गुलाम सरदारों के संगठन यानी तुर्काने चालीसा का ये सदस्य रह चुका है और एक लंबे समय से इसको राजनीतिक अनुभव प्राप्त है। तो पहले इनको भंग करेगा, तुर्काने चालीसा को भंग करेगा, और भंग करने के बाद देखिएगा ये विद्रोह न करने पाएँ, इसके लिए क्या करेगा? सैन्य विभाग को पुनर्गठित करेगा, और अगर कोई करता है तो उसके लिए कठोर लौह एवं रक्त की नीति को चलाएगा कि विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसके बीबी और बच्चों को दास बना लिया जाएगा। ठीक है, एक भव्य उपाधि धारण करेगा, जिल्ले अल्लाह, अपने आप को कहेगा मैं खुदा का परछाई हूँ, खुदा का दूत हूँ, ईश्वर का दूत हूँ, पैगंबर के बाद मेरा दूसरा स्थान है। फारसी त्यौहार सिजदा और पाबोस, फारसी त्यौहार नवरोज़ मनाने की प्रथा शुरू की जाएगी। दरबार को आलीशान ढंग से सजा करके उसमें बलबन पूरे रोबो दबदबे के साथ बैठेगा। ठीक है, और इन लोगों के लिए तुर्क गुलाम सरदार जहाँ पर ये क्या है, महत्वाकांक्षी हो गए हैं, वैभव के पराकाष्ठा को छू रहे हैं। सिजदा और पाबोस के द्वारा बलबन तुर्क गुलाम सरदारों को अपने कदम के नीचे, अपने पैर के नीचे ला करके पटकेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग एक नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।